हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने वाले हैं शब्द रासायनिक समीकरण का जो निरूपण है वो किस तरीके से अणु सूत्र वाले रासायनिक समीकरण के रूप में किया जाता है उसी के बारे में। दोस्तों, आप लोग यहाँ पर कुल जितने सारे रासायनिक अभिक्रियाएं देख रहे हैं, ये सारे के सारे जो रासायनिक अभिक्रियाएं दोस्तों यह संबंधित है शब्द रासायनिक समीकरण से। दोस्तों, शब्द रासायनिक समीकरण उसे कहा जाता है जिस रासायनिक समीकरण में अणु सूत्र के स्थान पर या दोस्तों जो आपके तत्व या यौगिक होते हैं उनके संकेतों या सूत्रों के स्थान पर अगर शब्द प्रयुक्त रहता है तो उस स्थिति में उस रासायनिक समीकरण का जो नामकरण है वो दोस्तों किया जाता है शब्द रासायनिक समीकरण के रूप में। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम देखें पहले नंबर में तो देख सकते हैं कि यहाँ पर सोडियम का जो संकेत होता है Na, यह बिल्कुल भी प्रयुक्त नहीं हुआ है, बल्कि Na के स्थान पर दोस्तों जो सोडियम शब्द है उसका यहाँ पर प्रयुक्त किया गया है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं जो जल है तो जल का जो दोस्तों अणु सूत्र होता है वो होता है क्या चीज, वो होता है H2O, लेकिन बिल्कुल भी यहाँ पर H2O प्रयुक्त नहीं हुआ है, बल्कि जो शब्द है जल उसी को दोस्तों यहाँ पर प्रयोग में लाया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का भी कोई ना कोई अणु सूत्र होता है, तो उसका बिल्कुल भी दोस्तों यहाँ पर प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि इस अणु सूत्र के स्थान पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो शब्द होता है उसका प्रयोग किया गया है। उसी प्रकार से आप समस्त कुल जितने सारे रासायनिक अभिक्रियाएं देख रहे हैं, इन सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में इनके अणु सूत्र के स्थान पर, इनके संकेतों के स्थान पर शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसलिए ऐसे रासायनिक अभिक्रिया वाले जो रासायनिक समीकरण है उन्हें शब्द रासायनिक समीकरण के रूप में हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों अगर आपके एग्जाम हॉल में, जब आप लोग एग्जाम हॉल में बैठोगे एग्जाम देने के लिए और साइंस के रसायन वाले परीक्षा में दोस्तों अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए और बोले कि इसका संतुलित समीकरण दीजिए, मतलब कि क्वेश्चन आ जाए ऐसा, ठीक है, क्वेश्चन आ जाए ऐसा, मतलब है जैसे कि शब्द रासायनिक समीकरण दे दे आपके सामने और बोलेगा कि इसका संतुलित समीकरण लिखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखवाया है, देख सकते हैं निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास समीकरण दिया हुआ है यह दोस्तों दिया हुआ है किस रूप में, तो यह दोस्तों दिया हुआ है शब्द रासायनिक समीकरण के रूप में। तो अब आप ही बताओ दोस्तों कि क्या आप इस समीकरण की सहायता से आप संतुलित रासायनिक समीकरण दे सकते हैं? अगर हम आपसे बोले कि इस रासायनिक समीकरण का आप संतुलित समीकरण दीजिए तो क्या आप दे सकते हैं? तो दोस्तों आप बिल्कुल भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जो आपका संतुलित रासायनिक समीकरण संबंधित है यह दोस्तों संबंधित है अणु सूत्र वाले रासायनिक समीकरण से, ना कि दोस्तों शब्द रासायनिक समीकरण से। तो यहाँ पर जो आपके सामने शब्द रासायनिक समीकरण दिया जा रहा है तो उसे हमें क्या करना है कि सबसे पहले शब्द रासायनिक समीकरण से अणु सूत्र वाले रासायनिक समीकरण में कन्वर्ट कर लेना है। जब दोस्तों आप लोग इस शब्द रासायनिक समीकरण वाले जो स्वरूप है उसे आप अणु सूत्र वाले रासायनिक समीकरण में कन्वर्ट कर लेते हैं तो उसके बाद दोस्तों क्या कर सकते हैं कि आप अपनी बुद्धिमत्ता के आधार पर उस समीकरण का जो संतुलन है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो के माध्यम से बता चुका है कि अगर आपके सामने कोई अणु सूत्र वाले रासायनिक समीकरण दिया जाए तो आप लोग उस समीकरण का जो संतुलन है वो किस तरीके से कर सकते हैं। जो बच्चे अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो सबसे पहले जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैंने उस वीडियो में बिल्कुल अच्छी तरीके से सरल विधि द्वारा आप लोगों के लिए मैंने ये बताया है कि हम लोग किसी असंतुलित रासायनिक समीकरण का जो संतुलन है वो किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समझना कि यहाँ पर जो शब्द रासायनिक समीकरण है इसका जो अणु सूत्र वाला रासायनिक समीकरण है इसे दोस्तों हम लोग कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं। तो बात करते हैं पहला नंबर का। तो दोस्तों यहाँ पर जो आप सोडियम देख रहे हैं तो सबसे पहले आप लोग ये देखना कि सोडियम का संकेत क्या होता है। देखिए ये सब बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि भिन्न भिन्न तत्वों का जो संकेत होता है वो क्या होता है, भिन्न भिन्न यौगिकों का जो संकेत होता है वो क्या होता है, जो मूलक होते हैं उनके जो संकेत होते हैं, जो संयोजकता होती है, जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है, ये सब जानना आप लोग के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर आप ये सब जानते हैं तो दोस्तों ये सब बनाना आप लोग के लिए कोई भी मुश्किल काम नहीं है, लेकिन नहीं जानते हैं तब तो भाई मुश्किल है। ठीक है, अभी भी समय है, 1 महीना या 1.5 महीना दोस्तों हो सकता है कि समय है। आप लोग का करना कि अगर आप लोग नहीं जानते हैं तत्वों का जो संकेत होता है वो क्या क्या होता है तो उसे दोस्तों आप लोग रिमेंबर कर लेना, और नहीं तो अगर हमसे हो पाएगा, जितना हमसे हो पाएगा उतना दोस्तों मैं आप लोगों के लिए करूंगा वीडियो के माध्यम से। तो आइए यहां पर समझने का प्रयास करते हैं। देखिए सोडियम है तो दोस्तों आप सभी को पता है कि सोडियम का जो संकेत होता है वो होता है Na। ठीक,
अणु सूत्र की बात कर रहे हैं भाई, ठीक है। तो सोडियम का जो संकेत होता है वो क्या होता है भाई, तो वो होता है Na, ठीक। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर ओनली फॉर सोडियम है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर Na लिख लेंगे, यहाँ पर Na लिख लेंगे, बस काम खत्म। अब प्लस है तो प्लस। जल का क्या होता है भाई, तो जल का जो अणु सूत्र होता है वो होता है H2O, क्लियर है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर H2O लिख लेंगे, ठीक है, H2O, ठीक। और ऐसा ही क्या करेंगे, हम लोग तीर का निशान दे देंगे जो कि बताएगा कि अब इधर क्या होगी, इधर रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पाद का निर्माण होगी। तो देखिए अब ये जो आप देख रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो दोस्तों अगर आपको पता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणु सूत्र क्या होता है तब तो आसान है इसको यहाँ पर लिख देना। लेकिन अगर आपको पता नहीं है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो अणु सूत्र है वो क्या होता है तब तो दोस्तों आपको बनाना पड़ेगा। तो देखिए कैसे बनाना पड़ेगा मैं आप लोग को सिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले तोड़ेंगे, हाई है सोडियम, हाई है हाइड्रोक्साइड, हाई है सोडियम, हाई है हाइड्रोक्साइड। तो दोस्तों कहीं ना कहीं क्या है, कहीं ना कहीं यौगिक है। तो इस यौगिक को हम लोग कैसे अणु सूत्र के रूप में कन्वर्ट करेंगे उसे मैं आप लोग को अभी सिखाता हूं। देखिए सोडियम को हम लोग Na लिख सकते हैं, चलो भाई ठीक है, ठीक। यहां पर जो हाइड्रोक्साइड है, तो दोस्तों हाइड्रोक्साइड का जो संकेत होता है वो होता है OH। क्या होता है भाई, वो होता है OH। तो दोस्तों अब यहाँ पर ये देखो कि जो सोडियम है इसकी वैलेंसी कितनी होती है, तो दोस्तों जो सोडियम है इसकी वैलेंसी 1 होती है। तो उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 1 दे सकते हैं। फिर यहाँ पर देखो कि जो हाइड्रोक्साइड है इसकी जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, तो दोस्तों हाइड्रोक्साइड की जो वैलेंसी होती है वो 1 होती है। और आप लोगों ने कक्षा 9th में ये जाना होगा कि हम लोग मूलकों की सहायता से या धनायन या ऋणायन की सहायता से जब हम लोग यौगिक का निर्माण करते हैं तो इनके वैलेंसी का क्या होता है, इनके वैलेंसी का आदान प्रदान होता है। यानी OH वाला वैलेंसी चला आएगा सोडियम के पास और सोडियम वाला वैलेंसी चला आएगा हाइड्रोक्साइड के पास। और जब दोस्तों ऐसा हो जाएगा तो उस स्थिति में क्या बनेगा, उस स्थिति में बनेगा NaOH। जब NaOH बन गया तो कहीं ना कहीं इसी का शब्द रूप क्या है, इसी का शब्द रूप है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, NaOH लिख लेंगे ऐसे, NaOH। जब तक आप लोग इस शब्द रासायनिक समीकरण का जो निरूपण है वो आप लोग अणु सूत्र वाले रासायनिक समीकरण में नहीं कर लेते हैं तब तक दोस्तों आपका संतुलित रासायनिक समीकरण प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। आगे प्लस हाइड्रोजन, सबको पता है कि हाइड्रोजन के लिए क्या लिखते हैं, तो हाइड्रोजन के लिए लिखते हैं H2 ना कि H मत लिखना भाई। हाइड्रोजन के लिए क्या लिखा है, तो H2 लिखा है, क्योंकि यहाँ पर जो हाइड्रोजन होता है यह दोस्तों सहसंयोजी आबंध बनाकर 2 हाइड्रोजन एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, ठीक ना। ऐसा आप लोग समझकर रखना। ये सब दोस्तों पढ़ना होगा आप लोग को, हो सकता है आप लोगों ने पढ़ा होगा तीसरे या चौथा पार्ट में, अगर पढ़ेंगे तो अच्छी बात है। तो इसको हमने ऐसा लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसको संतुलित करेंगे। तो संतुलित करने के लिए मैंने बताया था कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो प्रतिफल है ना, प्रतिफल, तो प्रतिफल का जो प्रथम उत्पाद है उसके धनायन वाले को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रतिफल का जो प्रथम उत्पाद है वो कौन है, तो NaOH। तो इसका जो धनायन है वो कौन है, तो सोडियम, मतलब पहला परमाणु देखेंगे, पहला परमाणु, धनायन भूल जाइए, पहला परमाणु देखेंगे। तो पहला परमाणु है आपका सोडियम, फिर उसके बाद है ऑक्सीजन, फिर उसके बाद कौन है, हाइड्रोजन। ऐसे तुड़ कर देखेंगे, ठीक। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप ध्यान से देखो तो इधर सोडियम एगो है, इधर सोडियम कितना है, तो इधर सोडियम एगो है, मतलब संतुलन में छोड़ देंगे। आगे देखो यहाँ पर O कौन है, तो इधर O जो है वो एगो है, इधर O कितना है, तो इधर जो O है वो भी एगो है, मतलब ठीक ठाक है, ठीक। आगे बढ़ो, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, इधर यह में एगो है, हेने को है, हेने दूगो है, तो दूगो एगो मतलब कि एक ही तत्व वाले जो परमाणु होते हैं अगर वो दोस्तों एक से अधिक उत्पादों में उपस्थित रहते हैं तो सबको जोड़ लिया जाता है, ठीक है, सबको जोड़ लिया जाता है। तो इधर 2 हाइड्रोजन, इधर एगो हाइड्रोजन, तो 2 एगो कौगो, तो 3 हाइड्रोजन। लेकिन हेने कौगो है, तो हेने ओनली फॉर है 2 हाइड्रोजन। तो हम लोग यहाँ पर सिंपल रूप से क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर 2 से गुणा कर देते हैं, इधर 2 से गुणा, ठीक है। इधर इसके जो अणु है वो कितने हैं, 2। तो हम क्या करेंगे कि इसी के अणु से इधर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2 3 के 4 गो, ठीक। और हमारे तरफ कितना था, तो 2 गो आएगा, इधर 3 गो, यानी हमारे तरफ जो हाइड्रोजन था वो था 3 गो। तो दोस्तों यहाँ पर 3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए तो मेंटेन होता है। 3 से अगर करेंगे तो देखिए 3 दूनी के 6, तो हाइड्रोजन कितना हो जा रहा है, हाइड्रोजन हो जा रहा है 6 गो, और यहाँ पर कितना है, तो 2 दूनी के 4,
4 है और यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे, यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा कितना, तो दोस्तों 2 दूनी 4 और 4 2 6 गो, यहाँ पर भी कितना है 6 गो, सोडियम को हो गया 2 गो, तो इधर भी क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सोडियम कितना हो गया 2 गो। अब देखो जरा ऑक्सीजन, ठीक है, तो ऑक्सीजन दोस्तों है कितना, तो ऑक्सीजन है 2 गो, तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो है 3 गो, यानी कि यहाँ पर बिल्कुल भी मेंटेन नहीं हो पा रहा है, ऑक्सीजन के लिए गड़बड़ा जा रहा है। इधर ऑक्सीजन है 2 गो और सोडियम है 2 गो, तो दोस्तों ऐसा क्या करें कि हमारे पास इधर भी क्या हो जाए, ऑक्सीजन 2 गो हो जाए, तो 3 के स्थान पर जानते क्या करेंगे, इस 3 के स्थान पर हम लोग 2 ही कर देंगे, 3 के स्थान पर 2 कर देंगे। अब देखो तो इधर हाइड्रोजन का मेंटेन हो रहा है, 2 दूनी के 4, 2 गो ऑक्सीजन हो गया, 2 दूनी के 4, तो 2 गो है ने, ठीक, और 2 गो है ना, तो हाई हटा देंगे बस, इसी क्या करेंगे दोस्तों हम लोग इसको हटा देंगे। आप लोग एग्जाम में पेंसिल लेकर जाना हो, या हो सकता है कि आप लोग रफ पर भी कर सकते हैं, अगर रफ पर अच्छी तरीके से दोस्तों कंकाली रासायनिक समीकरण का संतुलन हो जाए तो अभी दोस्तों क्या करना कि आप लोग मेन पेज पर उसे उतारना, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसे मिटा देते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं होगा, ये 2 वाला जो होगा वो नहीं होगा, बाकी सब कुछ ठीक है। यहाँ पर देखो तो इसको कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या चाहिए भाई, बेरियम क्लोराइड, अगर अणु सूत्र आपको याद है तब तो ठीक है, अगर नहीं याद है तो सिंपली रूप से यहाँ पर देखिए बेरियम का संकेत क्या होता है, तो दोस्तों बेरियम का जो संकेत होता है वो होता है Ba, क्या होता है भाई, Ba होता है, ठीक। यहाँ पर देखिए क्लोराइड, क्लोराइड का मतलब Cl, ठीक है। देखो तो बेरियम का जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, वो होती है 2, ठीक। और यहाँ पर जो देख रहे हैं क्लोरीन, इसकी जो वैलेंसी होती है वो होती है 1, तो क्या करेंगे ट्रांसफर कर देंगे, आदान प्रदान, तो क्या बनेगा भाई, तो यहाँ पर बनेगा BaCl2, तो हम लोग इसी को क्या करेंगे यहाँ पर लिख लेंगे, ऐसे ही बनाना है ना, BaCl2 बन गया, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट। भैया पता है यहाँ पर इसका अणु सूत्र तब तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो आप लोग एल्युमिनियम का क्या करना, यहाँ पर एल्युमिनियम लिख लेना, फिर सल्फेट का होता है क्या चीज, तो सल्फेट का होता है SO4, बैलेंसी आप लोग याद कर लेना, एल्युमिनियम की जो बैलेंसी होती है वो होती है 3 और सल्फेट की जो बैलेंसी होती है वो होती है 2, तो यहाँ पर हम लोग 2 लिख कर यहाँ पर क्या करेंगे तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी तो यहाँ पर 2 लिखकर हम लोग तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, तो दोस्तों क्या बन जाएगा हमारा, तो बन जाएगा Al है 2 है तो चला आएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा Al2 और फिर SO4, आइए जो 3 है वो चला आएगा नीचे, यानी Al2 SO4 का होल थ्राइज, इसी को क्या करेंगे यहाँ पर उठा के लिखेंगे फट से का, Al2 SO4 का होल थ्राइज, अब फिर क्या कर सकते हैं हम लोग इसे ऐसे दे सकते हैं। बेरियम सल्फेट, तो बेरियम का क्या होता है भाई, तो यहाँ पर देख सकते हैं बेरियम की जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है, फिर सल्फेट बोला है तो सल्फेट आपने अभी जाना कि सल्फेट का कितना होता है, तो सल्फेट की जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है, तो देख सकते हैं कि जो आपका सल्फेट वाला मूलक है इसकी भी वैलेंसी है 2 और जो यहाँ पर बेरियम वाला मूलक है इसकी भी वैलेंसी है 2, तो उस स्थिति में क्या होगा कि इनकी जो वैलेंसी होगी यह दोस्तों समान हो जाएगी। तो हम लोग सिंपली रूप से क्या कर सकते हैं, हम लोग सिंपली रूप से लिख सकते हैं BaSO4, क्योंकि दोनों की वैलेंसी समान है। जब दोस्तों दोनों मूलकों की जो वैलेंसी है जब समान रहेगी तो उस स्थिति में उनका जो वैलेंसी वो दिखाया नहीं जाता है। अब ऐसा ना कि हेने 2 लिख देंगे हेने 2 लिख देंगे तब तो गलत होगा, ऐसा बिल्कुल भी काम नहीं करना। सब 9वीं क्लास में सिखाया जाता है आप लोग को, ताकि क्या करें आप लोग ऐसा जो यौगिक है वो आप बना सके, ठीक। प्लस आगे देखिए एल्युमिनियम क्लोराइड, तो एल्युमिनियम की वैलेंसी कितना होता है, तो एल्युमिनियम की वैलेंसी होता है 3, क्लोराइड का कितना होता है, तो क्लोराइड का दोस्तों यहाँ पर कहीं पर लिखा है देखिए होता है 1, तो जो एल्युमिनियम होगा उसकी जो वैलेंसी होगी वो क्लोराइड के पास जाएगी और जो क्लोरीन की जो वैलेंसी है 1 वो एल्युमिनियम के पास आएगी, तो क्या बन जाएगा Al, यानी कि क्लोरीन की जो वैलेंसी है 1 वो तो बिल्कुल भी यहाँ पर दिखाई नहीं देगा, लेकिन जो एल्युमिनियम की वैलेंसी है 3 यह दोस्तों क्लोरीन के पास दिखाई देगा। तो कैसे दिखाई देगा, तो AlCl3 के रूप में। और ऐसा ही क्या करना है, हमें इस तरीके से अणु सूत्र वाले रासायनिक समीकरण का निर्माण कर लेना है, लेकिन यह बिल्कुल भी क्या है दोस्तों संतुलित नहीं है। अब हम क्या कर सकते हैं कि इसका संतुलित जो फॉर्म है उसे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो देख सकते हैं हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि इधर चलते हैं, इधर प्रतिफल में, तो प्रतिफल का जो पहला उत्पाद है उसका जो पहला परमाणु है उस पर दोस्तों चलने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए बेरियम को है तो बेरियम एगो, इधर देखिए बेरियम को है तो एगो, चलो ठीक है, ठीक।
यहाँ पर देखिए सल्फेट कितना है तो केवल 1 गो, इधर सल्फेट कितना है तो 3 गो। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हम लोगों को भी इधर सल्फेट कितना प्राप्त करना होगा तो 3 गो, तो इधर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो सल्फेट है वो कितना आ जाएगा, तो हमारे पास जो सल्फेट है वो भी 3 गो आ जाएगा। अब देखो बैरियम कितना हो गया 3 गो, इधर बैरियम कितना है तो दोस्तों मात्र 1 गो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इधर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो बैरियम है वो भी 3 गो प्राप्त हो जाएगा। अब आगे देख सकते हैं कि दोस्तों जो यहाँ पर क्लोरीन है वो कितना है 3 गो, एल्युमिनियम छोड़ दीजिए, अभी क्लोरीन देखो जो यहाँ पर क्लोरीन है वो कितना है 2 है दोस्तों 3 गो, इधर जो क्लोरीन है वो कितना है तो 3 दूनी के 6 गो, दोस्तों 3 दूनी के 6 गो, हेने क्लोरीन 6 गो है और हेने क्लोरीन 3 गो है। तो क्या कर सकते हैं जो क्लोरीन का यहाँ पर अणु संख्या दिखाई दे रहा है ना, कितना दिखाई दे रहा है तो दोस्तों यहाँ पर दिखाई दे रहा है 2, इसी से क्या करेंगे हम लोग गुणा कर देंगे, यानी पूरा यौगिक के साथ हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी ना कि बीचों में डाल देना 2 तो गलती हो जाएगा, ऐसा काम नहीं करना, ऐसे हम लोग गुणा कर देंगे। तो देख सकते हैं 3 दूनी के 6 को क्लोरीन, तो यहाँ पर 3 दूनी के 6 को क्लोरीन सेम, तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर आपका एल्युमिनियम 2 है तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली 2 गो एल्युमिनियम हो जाएगा। तो ऐसा ही बनाएंगे, ठीक है आगे बना सकते हैं आप लोग, देखिए तो आगे बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या करेंगे भाई हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कैल्शियम का क्या होता है तो कैल्शियम का होता है Ca, ठीक संकेत समझो, कैल्शियम का होता है Ca। अब देखो हाइड्रोक्साइड है तो हाइड्रोक्साइड का संकेत क्या होता है तो हाइड्रोक्साइड का जो संकेत होता है वो होता है OH। तो दोस्तों अब देखो कि OH की जो वैलेंसी है वो कितनी होती है तो OH की जो वैलेंसी है वो होती है 1, देखिए कहीं पर लिखे है ना 1। अब फिर देखो कैल्शियम की जो वैलेंसी है वो कितनी होती है तो कैल्शियम की जो वैलेंसी है वो होती है 2, लेकिन ये जो 2 होगा वो कैल्शियम के साथ नहीं होगा बल्कि जो आप अगला मूलक देख रहे हैं हाइड्रोक्साइड इसी के साथ होगा, और जो हाइड्रोक्साइड का जो वैलेंसी है वो कैल्शियम के साथ होगा। तो हाइड्रोक्साइड की जो वैलेंसी है वो है 1, लेकिन दिखाई नहीं देगा किसके पास तो कैल्शियम के पास, लेकिन जो कैल्शियम की वैलेंसी है 2 वो हाइड्रोक्साइड के पास दिखाई देगा। तो यहां पर लिखेंगे OH और यहां पर कोष्ठ में लिख देंगे 2, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस ऐसे, प्लस अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड ये किसको पता नहीं होगा CO2, किसको पता नहीं होगा भाई तो यहां पर सिंपल रूप से लिख लेंगे CO2, ठीक। फिर देखो यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट सूत्र पता है तो ठीक है, और नहीं पता है तो कैल्शियम का क्या होता है Ca, ठीक है, कार्बोनेट का क्या होता है CO3। तो दोस्तों कार्बोनेट जिसको हम लोग बोलते हैं CO3, देखना CO3 इसका भी जो वैलेंसी होता है वो होता है 2, और जो कैल्शियम है इसका भी जो वैलेंसी होता है वो होता है 2, यानी दोनों मुल्कों का जो वैलेंसी है वो सेम हो गया, यानी कि इनके जो वैलेंसी होंगे बिल्कुल भी दिखाई नहीं देंगे दोस्तों, केवल क्या होंगे कि इनके संकेत ही दिखाई देंगे। तो कैसा तो CaCO3 के रूप में यहाँ पर हम लोग O3 लिखेंगे ना, ए नहीं लिखेंगे CaCO3। और जल तक किसको पता नहीं है भाई तो लिखेंगे H2O। अब क्या करेंगे इसको हम लोग संतुलित करेंगे, तो बस हमें क्या करना है डायरेक्टली प्रतिफल का जो प्रथम उत्पाद है उसका जो पहला परमाणु है उसे देखना है, कौगो है कैल्शियम एगो है ना, कैल्शियम कौगो है एगो, चलो भाई ठीक है मेंटेन में है, ठीक है। यहाँ पर देखो दोस्तों कार्बोनेट देखना, क्योंकि पहले देख लो इधर कार्बोनेट है इधर कार्बोनेट है तो इधर कार्बोनेट नहीं है, तो इधर कार्बोनेट नहीं है तो हम लोग कार्बोनेट को छोड़कर C को देखेंगे, ओनली फॉर C को, यानी कार्बन को देखेंगे कि कार्बन को है। तो दोस्तों इधर देखो कार्बन को है तो इधर कार्बन एगो है, हेने कार्बन को है तो हेने कार्बन भी एगो है, चलो ठीक है। आगे देखना यहाँ पर जो ऑक्सीजन है इधर को है इधर ऑक्सीजन, हेने ऑक्सीजन 3 गो एगो, सबको गिन लेंगे, एक ही स्वरूप वाले जो परमाणु है सबको गिन लेंगे चाहे कितना भी उत्पाद में क्यों ना है, तो 3 गो है में एगो है में, टोटल को हो गया ऑक्सीजन 4 गो। अब देखो कि इधर को ऑक्सीजन है तो दोस्तों 2 गो है में है और 2 गो है में है तो 2 2 4 गो, यानी जो ऑक्सीजन है वो भी क्या है दोस्तों वो, यानी जो ऑक्सीजन है वो भी संतुलन में है, ठीक। बच गया क्या चीज तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है 2 गो, तो देख सकते हैं यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो भी है 2 गो, यानी इसको बिल्कुल भी संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है, यह ऑलरेडी क्या है यह ऑलरेडी संतुलन फॉर्म में है। आगे देखिए तो ये वाला में जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, तो दोस्तों जिंक का क्या होता है प्रतीक तो दोस्तों जिंक का होता है Zn प्लस सिल्वर का क्या होता है भाई सिल्वर का होता है अर्जेंटम, यानी उसका जो प्रतीक होता है वो होता है Ag। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग Ag लिखेंगे, ठीक है।
नाइट्रेट, नाइट्रेट, नाइट्रेट को क्या लिखेंगे भाई? तो नाइट्रेट को लिखेंगे हम लोग NO3। नाइट्रस, नाइट्रस क्या क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे NO2। तो यहाँ पर इसको बोलेंगे नाइट्रस, इसको बोलेंगे नाइट्रेट। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन के एक परमाणु ज्यादा है, इसमें ऑक्सीजन के एक परमाणु कम है, इसलिए यह कहलाएगा नाइट्रस और यह कहलाएगा नाइट्रेट। तो नाइट्रेट यहाँ पर बोला जा रहा है नाइट्रेट, तो कौन आएगा? तो NO3 आएगा। अब देखो कि इन दोनों की वैलेंसी कितनी है। अगर सेम होगा तो ओनली फॉर केवल यहाँ पर प्रतीक दिखाई देंगे, अगर सेम नहीं होगा तो फिर इनके साथ जो वैलेंसी होगी वो भी दिखाई देगी। तो दोस्तों नाइट्रेट की जो वैलेंसी होती है वो होती है 1, और जो आपका यहाँ पर अर्जेंटम है यानी जो चांदी है, जो सिल्वर है, उसकी भी जो वैलेंसी होती है वो होती है 1। कहने का मतलब कि 1 1 दोनों का सेम है तो दिखाई नहीं देगा। तो क्या करेंगे? ओनली फॉर लिखेंगे AgNO3 बस। फिर यहाँ पर देखिए अभिक्रिया जिंक नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट। तो जिंक को हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर Zn लिख लेंगे। बता दें आप सभी को कि जिंक की जो वैलेंसी होती है वो होती है 2, लेकिन जो नाइट्रेट की वैलेंसी होती है वो होती है 1। तो दोस्तों जो नाइट्रेट की वैलेंसी है वही ट्रांसफर होगी जिंक के पास, जो कि दिखाई नहीं देगी क्योंकि 1 है। लेकिन जिंक की जो वैलेंसी है 2, वो जब नाइट्रेट के पास ट्रांसफर होगा तो वो दिखाई देगा क्योंकि 2 है ना। तो क्या करेंगे? यहाँ पर लिख लेंगे नाइट्रेट का क्या होता है भाई? तो NO3। यहाँ पर लिख लेंगे होल्ट वाइज। क्या करेंगे? होल्ट वाइज दे देना जरूर से, ये दोस्तों दे देगा, ये दे देना जरूर से, ठीक है, तबे सही होगा ना। आप प्लस फिर आगे देखो क्या चीज है, आगे है आपका सिल्वर। तो सिल्वर को क्या लिखेंगे? यहाँ पर Ag हम लोग लिख सकते हैं, ठीक। अब देखिए हमें इसका संतुलन करना है, तो कैसे हम लोग इसको संतुलन में कर सकते हैं? Zn को वो है एगो, इधर Zn कितना है? तो एगो। चलो भाई ठीक है, यहाँ पर नाइट्रेट है, नाइट्रेट है तो नाइट्रेट को वो है NO3। पूरा को नाइट्रेट बोलेंगे, पूरा को नाइट्रेट को वो है एगो, हेने जो नाइट्रेट है को वो है 2 तो कहीं ना कहीं हमें क्या करना पड़ेगा कि इधर भी नाइट्रेट 2 करना पड़ेगा। तो हम लोग इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नाइट्रेट जो है इधर हो गया 2, इधर भी है 2। लेकिन अगर हम बात करें सिल्वर का, तो सिल्वर इधर है एगो, लेकिन इधर सिल्वर को है 2। तो हम लोग क्या करेंगे? इधर 2 से गुणा कर देंगे, तो इधर भी भैया सिल्वर हो गया 2। तो क्या ज्यादा भारी है? नहीं है, बन गया आराम से। आगे देखिए हाई वाला एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड में, एल्युमिनियम का प्रतीक Al जानते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग Al प्लस कॉपर क्लोराइड। कॉपर का प्रतीक क्या होता है भैया? Cu, तो यहाँ पर लिखेंगे Cu। क्लोराइड का प्रतीक जानबे करते हैं Cl होता है, लेकिन उसका जो बैलेंसी होता है वो होता है 1, लेकिन कॉपर की जो बैलेंसी होती है वो होती है कितना? वो 2 होती है। तो दोस्तों जो 2 होगा वो क्लोराइड के पास ट्रांसफर होगा, तो यहाँ पर जो Cl होगा वो क्या करेगा कि Cl2 के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लिख सकते हैं ऐसे CuCl2। थोड़ा सा दिमाग चलाना है जमा में, अब इतना भी आप एक्सपेंड मत करना बच्चा के जैसा, ठीक है। आप लोग 10th क्लास के स्टूडेंट अब है नहीं, अब दोस्तों आप लोग हाई स्कूल इस मान के चलते हैं कि अब 11th 12th का आप स्टूडेंट होने वाले हैं, समझे। इसीलिए थोड़ा सा माइंड जो होगा उसको दोस्तों थोड़ा सा डेवलप करके आप लोग एग्जाम में करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम का प्रतीक Al, ठीक। क्लोराइड, तो दोस्तों क्लोराइड का क्या होगा? Cl। तो दोस्तों अब जानते हैं कि एल्युमिनियम की जो वैलेंसी होगी वो कितनी होगी? तो वो होगी 3। तो ये किसके पास दिखाई देगा? ये दिखाई देगा एल्युमिनियम के पास नहीं, बल्कि यह क्लोरीन के पास दिखाई देगा, जिसको हम लोग क्लोराइड के रूप में जानेंगे। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं AlCl3, लेकिन जो क्लोरीन की वैलेंसी है वो तो है 1, जो कि दिखाई नहीं देगी एल्युमिनियम के पास, प्लस कॉपर, यानी इसको Cu ऐसे ही हम लोग छोड़ देंगे, ठीक। अब देखो इधर देखेंगे, यानी कि प्रतिफल की ओर जो पहला उत्पाद है उसके पहले परमाणु पर दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। एल्युमिनियम को वो है तो एगो, इधर देखो एल्युमिनियम को वो है एगो, चलो ठीक है, ठीक। फिर देखो दोस्तों क्लोरीन को वो है 3 गो, इधर क्लोरीन को वो है 2 गो, कुछ ना, हेने क्लोरीन में 2 गो, हेने क्लोरीन में 3 गो। सिंपल रूप से क्या करेंगे दोस्तों हम लोग कि हेजा कितना दिखाई दे रहा है? क्लोरीन की जो परमाणु संख्या है यहाँ पर, सॉरी परमाणु संख्या नहीं, जो क्लोरीन का अणु है वो दोस्तों कितना दिखाई दे रहे हैं? वो 2 ठो दिखाई दे रहे हैं। तो जितना दिखाई दे रहा है उसको क्या करेंगे हम लोग यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। फिर यहाँ पर जो क्लोरीन का अणु है वो कितना दिखाई दे रहा है? तो 3 गो, ठीक है। तो इस 3 को क्या करेंगे? यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो 3 दूनी के 6 गो क्लोरीन, अब देखो यहाँ पर द्वितीय के 6 गो क्लोरीन। फिर देखो कॉपर को हुआ 3 गो, हेजा कॉपर को है एगो, लाना 3 सटावा हड़ाक्सिका को हो गया 3 गो। अब देखो जो आपका तीसरा बच गया एल्युमिनियम, वो ऑटोमेटिकली अपने आप को बैलेंस कर लेगा, करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एल्युमिनियम है 2 गो, तो यहाँ पर जो एल्युमिनियम है वो एगो है, क्योंकि दोस्तों ये काची है, ये छूटा है ना, मतलब ये किसी के साथ कन्वर्ट में नहीं है, ये दोस्तों क्या है? ये अकेला है। तो अकेला जब है तो दोस्तों इसको करना पड़ेगा, ठीक है। यानी
यह किसी के सहारे नहीं है, यह दोस्तों स्वतंत्र है। तो जब ये स्वतंत्र है, इसमें आप लोग क्या करना कि 2 लगा देना, बाकी सब कुछ ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि ज्यादा जो आजादी होता है वो दोस्तों क्या करता है, वो हानिकारक करता है। इसीलिए जो पेरेंट्स होते हैं, जो माता पिता होते हैं, जो गुरु होते हैं, वो अपने बच्चों क्या करते हैं, वो अपने बच्चों के ऊपर प्रतिबंध लगाते हैं ताकि उनके जो बच्चे हैं वो बिल्कुल भी क्या हो सके, या दोस्तों अपने स्वतंत्रता को पाकर वो बिल्कुल भी अपने रास्ते को भटक ना सके। क्योंकि दोस्तों देखिए, सड़क पर जो गाड़ी होती है वो तब तक ही सड़क पर सीधी चलेगी जब तक उसका जो स्टीयरिंग है वो किसी के हाथ में रहेगा, किसी का मतलब कि ड्राइवर के हाथ में रहेगा। क्योंकि ड्राइवर ही जानता है कि उस गाड़ी को कैसे चलाना है, ड्राइवर के ही हाथ में उस गाड़ी का फ्यूचर होता है। अगर ड्राइवर ना हो तो उस स्थिति में उस गाड़ी का जो एक्सीडेंट है वो दोस्तों हो सकता है। ठीक उसी प्रकार से आप लोगों का जो फ्यूचर है वो आपके माता पिता और आपके गुरुओं के हाथ में होता है, और आपके माता पिता और जो गुरु हैं वही जानते हैं कि आपका जो फ्यूचर है वो कहां आपको लेकर जाना है। तो दोस्तों इसलिए जो आपके माता पिता होते हैं, जो गुरु होते हैं, वो आपके उज्जवल भविष्य के लिए, आपकी अच्छी परवरिश के लिए दोस्तों आपके ऊपर बराबर क्या करते रहते हैं कि वो प्रतिबंध लगाते रहते हैं। लेकिन आप लोग उसी प्रतिबंध को ये मानकर चलते हैं कि हम गुलामी में जी रहे हैं, जो कि दोस्तों यह गलत है। ऐसा बिल्कुल भी अपने माइंड में भ्रम मत रखना कि हमारे ऊपर जो माता पिता है वो हर एक बात पर बोलते रहते हैं तुमको ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, दोस्तों के साथ पार्टी में नहीं जाना है, या तुमको मोबाइल नहीं चलाना है, ये सब कुछ भी मतलब बोलते रहते हैं। तो दोस्तों उनके बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं मानना है, क्योंकि ये जो बोलते हैं वो दोस्तों आपके भलाई के लिए ही बोलते हैं। क्योंकि आज अभी के समय में ये सब सारा से जो चीज़ है वो आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन आने वाले समय में क्या होगा कि यही सब जो चीज़ें होंगी आपके दुख का कारण बनेगी। जब आपका दोस्तों फ्यूचर ब्राइट नहीं हो पाएगा, जिस उद्देश्य के लिए आप पढ़ रहे हैं वो दोस्तों बिल्कुल भी अच्छी तरीके से प्राप्ति नहीं हो पाएगी, तब दोस्तों आपको समझ में आएगा कि मैंने अपने जीवन में कहां कहां गलतियां की थी और उस गलतियों को सुधारने मेरे जीवन में कौन कौन आया था, लेकिन मैंने उनके बात को बिल्कुल भी नहीं माना था, इनकार कर दिया था। इसीलिए कभी भी दोस्तों आप लोग अपने माता पिता और गुरु का जो बात है उसे बिल्कुल भी दोस्तों अनदेखा ना करें। जो कुछ भी कहते हैं उनको दोस्तों अच्छी तरीके से फॉलो कर लेना चाहिए, क्योंकि वो जानते हैं कि हम जो कुछ भी कहेंगे वो अपने बच्चे की भलाई के लिए ही करेंगे। और कोई भी माता पिता जो होता है वो अपने बच्चे की भलाई सोचता है, वो कभी भी उसकी बुराई नहीं सोचता। क्योंकि देखिए आप लोगों ने पतंग को देखा होगा दोस्तों, जो पतंग होता है वो क्या करता है, यह दोस्तों जो पतंग होता है वो आसमान में उड़ता है। तो जो पतंग है जब वो आसमान में उड़ता है तो पतंग को यह लगता है कि हम आज़ाद हैं, हम स्वतंत्र हैं, इसलिए हम इतना ऊंचा हम आए हुए हैं। लेकिन पतंग को ये पता ही नहीं है कि जो यह ऊंचाई पर वो आया हुआ है, इस ऊंचाई तक पहुंचाने में इसके पीछे एक डोरी है, उसी की सहायता से वो इतनी ऊंचाई तक पहुंच पाया है। अगर वो डोरी ना हो तो उस स्थिति में जो पतंग है वो बिल्कुल भी ऊंचा नहीं जा सकता। या हो सकता है अगर ये पतंग ये सोचेगा कि अगर हम आज़ाद होते हैं, अगर हम स्वतंत्र होते हैं, यानी कहने का मतलब कि अगर मेरे पीछे डोरी ना होता तो उस स्थिति में हम और भी ऊंचे चले जाते हैं, मतलब कि बादल को भी फाड़ कर हम बहुत ऊंचाई तक हम चले जाते हैं। तो ऐसा जो है वो पतंग की क्या है, ऐसा जो है पतंग की वो भ्रम है। क्योंकि पतंग जमीन से जितनी ऊंचाई तक वो आया है वो डोरी की सहायता से ही आया है। इसीलिए पतंग को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पीछे अगर डोरी ना होता तो हम और ऊपर चले जाते हैं, बल्कि बात यहाँ पर यह है कि अगर डोरी ना हो तो उस स्थिति में जो पतंग है वो जितना ऊंचा आया है उससे भी क्या होगा, वो डायरेक्टली तिलमिलाते हुए वो नीचे गिर जाएगा। ठीक उसी प्रकार से आप लोग जिन ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं, जो भी दोस्तों आप लोग अपने जीवन में महारत हासिल करते हैं, तो आपके पीछे किसी ना किसी का क्या होता है, किसी ना किसी का दोस्तों सही रास्ते वाला जो मार्गदर्शन है उसका योगदान होता है। तभी दोस्तों आप अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ पाते हैं। अगर उनका मार्गदर्शन आपके जीवन में ना हो तो उस स्थिति में क्या होगा कि आप अपने लक्ष्य को बिल्कुल भी हासिल नहीं कर सकते। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि मैं जो आप लोग को समझाने चाहता हूं वो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पर चलते हैं आगे। इसमें बताया जा रहा है पोटेशियम ब्रोमाइड। ठीक, तो पोटेशियम का क्या होगा, तो पोटेशियम का होगा यहाँ पर के। ब्रोमाइड का क्या होगा, तो ब्रोमाइड यानी कि ब्रोमीन। तो दोस्तों क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर ब्रोमीन लिख लेंगे ना, यहाँ पर ब्रोमीन लिख लेंगे। ब्रोमीन का कितना होता है, तो ब्रोमीन का भाई 1 होता है। कितना होता है, तो 1 होता है, याद रखना। तो पोटेशियम का भी 1, ब्रोमीन का भी 1, तो कितना हो जाएगा KBr, यानी पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम। बेरियम का होता है 2। ठीक, आयोडाइड का कितना होता है, आयोडाइड यानी आयोडाइड मतलब आयोडीन। तो दोस्तों आयोडीन की जो वैलेंसी होती है वो होती है, सॉरी 1 होती है, 2 नहीं होती है, 1 होती है। ठीक है, तो ये जो 1 है ये दोस्तों जब जाएगा बेरियम के पास तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन जो बेरियम की वैलेंसी होती है वो होती है 2, तो यह दोस्तों आयोडीन के पास दिखाई देगा, तो BaI2। ठीक, फिर यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग अभिक्रिया। तो दोस्तों आगे देखिए पोटेशियम आयोडाइड, तो पोटेशियम का भी वैलेंसी 1 होता है और आयोडीन यानी आयोडाइड की भी जो वैलेंसी होती है वो 1 होता है। तो यहाँ पर ओनली पर हो जाएगा KI प्लस बेरियम
प्लस बेरियम ब्रोमाइड, तो बेरियम का हो जाएगा यहाँ पर Ba और ब्रोमाइड का हो जाएगा Br। तो दोस्तों जानते हैं ब्रोमीन का होता है वैलेंसी 1, तो यहाँ पर दिखाई नहीं देगा, लेकिन बेरियम का जो होता है वो होता है 2, तो यहाँ पर दिखाई देगा, तो हो जाएगा BaBr2। संतुलित कर दीजिए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखेंगे पोटेशियम का वो है तो एगो, यहाँ पर पोटेशियम कितना है एगो, चलो ठीक है। यहाँ पर आयोडीन का वो है तो आयोडीन एगो है, यहाँ पर आयोडीन दूगो है, तो क्या करेंगे है 2 से गुणा कर देंगे, बस लो हमारे पास भी जो आयोडीन है वो दूगो मिल गया। इधर देखो पोटेशियम का हो गया दूगो, यहाँ पोटेशियम का है एगो, तो इधर भी क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे। तो चलिए इधर कितना हो गया पोटेशियम दूगो, लेकिन जो ब्रोमीन है वो कितना हो गया, वो हो गया दूगो। इधर देखो तो ब्रोमीन दूगो है, तो हाँ भाई दूगो है। आगे देखो बेरियम एगो है, तो हाँ भाई इधर बेरियम एगो है, तो समझिए कि आपका संतुलन फॉर्म में आ चुका। ठीक, अब आगे चलते हैं इस पर। सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट यानी कि Ag, ठीक, नाइट्रेट यानी कि NO3, दोनों की वैलेंसी एक होगी, तो सिंपली रूप से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके संकेतों को लिख सकते हैं। प्लस जल, जल का होता है H2O, प्लस फॉस्फिन, फॉस्फिन का होता है PH3, ठीक है, लिख दिए भैया। सिल्वर का होता है कितना, तो Ag, प्लस नाइट्रिक अम्ल, तो नाइट्रिक अम्ल को क्या लिख सकते हैं, तो नाइट्रिक अम्ल को हम लोग देखिए, नाइट्रिक अम्ल में H आएगा तो आएगा तो आएगा, बस एगो आएगा H जो कि रहता है धनायन मूलक, ठीक। और जो आपका ये नाइट्रिक है ना, नाइट्रिक है, नाइट्रस नहीं है, तो मैंने अभी बताया इसको बोलते हैं नाइट्रेट और इसको बोलते हैं नाइट्राइट है। तो दोस्तों जो आपका नाइट्रेट है वही बन जाएगा नाइट्रिक है, और जो आपका नाइट्राइट है वही बन जाएगा नाइट्रस है। तो हमें लाना यहाँ पर क्या चाहिए, तो हमें लाना है नाइट्रिक है, तो कौन आएगा NO2 के NO3, तो आएगा NO3, ठीक। इसकी वैलेंसी 1, हाइड्रोजन की 1, तो सिंपल रूप से क्या होगा HNO3, तो यहाँ पर लिख लेंगे HNO3। मैं आप लोग को किसी वीडियो में बता दूंगा कि हम लोग अम्ल का निर्माण कैसे करते हैं और उसके सूत्रों को कैसे याद रख सकते हैं, हम बताएंगे अगला वाला वीडियो में, ठीक है। प्लस फास्फोरस अम्ल, दोस्तों फास्फोरस अम्ल, तो इसमें क्या होगा, फास्फोरस अम्ल बोला है तो H आइबे करेगा, और यहाँ पर फास्फोरस बोला है, तो उस स्थिति में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर ले लेंगे दोस्तों, देखिए फास्फेट होता है ना, तो फास्फेट होता है PO3, तो फास्फेट का PO3 नहीं होता है, PO4 होता है। तो दोस्तों फास्फोरिक बोलता, फास्फोरिक है तो हम लोग PO4 लेंगे, लेकिन यहाँ पर बोला है फास्फोरस यानी अस बोल रहा है, तो उस स्थिति में क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पर PO3 लेंगे, और इसकी जो बैलेंसी होती है, दोनों की बैलेंसी PO4 हो या PO3 हो, दोनों की बैलेंसी कितनी होती है, तो वो दोस्तों होती है 3। तो ये जो 3 होगा वो हाइड्रोजन के पास दिखेगा, बाकी इन दोनों में से क्या करेंगे हम लोग PO3 को उतार लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा फास्फोरस अम्ल, जिसको हम लोग ऑर्थोफास्फोरिक अम्ल के नाम से भी क्या करते हैं, ऑर्थोफास्फोरिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं, ठीक। तो करेंगे संतुलित, तो देखिए करेंगे संतुलित, को है यहाँ पर सिल्वर, तो दोस्तों सिल्वर है एगो, हेने को है सिल्वर, तो दोस्तों इधर एगो छोड़ देंगे, ठीक। यहाँ पर देखेंगे हाइड्रोजन को है एगो और 3 गो है, 3 है 1 4 गो, टोटल 4 गो है। हेने देखो तो को है, तो हेने जो हाइड्रोजन है हेजा है 3 गो, आ हेजा है 2 गो, 3 है 2 को है 5 गो, तो दोस्तों इधर 5 गो है, इधर है 4 गो, तो अभी सस्पेंशन है, इसको अभी क्या करना, छोड़ देना आप लोग, अभी इसको छोड़ कर रखना है। नाइट्रेट देखो पूरा पूरा नाइट्रेट, इधर नाइट्रेट है, नाइट्रेट को है एगो, हेने को है तो एगो, तो यानी यह बैलेंस में है, इसको छोड़ देंगे, ठीक है। आगे देखिए हाइड्रोजन इधर को है, तो हाइड्रोजन है 3 गो, एगो है कितना है, तो 4 गो, तो दोस्तों इधर देखिए लिए हैं, यहाँ पर देखो हाई देखो फास्फाइट को देखो, PO3 को फास्फेट बोलेंगे, PO4 को फास्फाइट को देखेंगे, PO3 कितना है, तो दोस्तों यहाँ पर जो PO3 है बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि O को अलग कर देंगे और P को अलग कर देंगे, तो P एगो है तो यहाँ पर भी P एगो है, यानी कि बैलेंस में है, तो O3 पर विचार करेंगे। देखिए हे में 3 गो आ हे में 3 गो, टोटल को गो, तो देखिए इधर को गो तो 3 गो, इसको मत गिनना क्योंकि पूरा नाइट्रेट है, पूरा नाइट्रेट है, तो O है को गो तो 3 गो, हेने O देखना, इसको छोड़ के हेने O को गो है तो एगो, तो दोस्तों एजा एगो है आ हेजा 3 गो है, तो हम लोग क्या करेंगे एजा 3 से गुणा कर देंगे। इधर कितना आ गया, तो इधर दोस्तों 3 गो ऑक्सीजन आ गया, क्योंकि यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है, इधर 3 गो ऑक्सीजन है। अब देखो हाइड्रोजन को है टोटल 3 दूनी के 6 और 6 व 3 9, हेने देखो को हाइड्रोजन है 3 गो हेजा है आ एगो हेजा है, तो दोस्तों क्या करेंगे कि 3 गो में 6 गो और डाल देंगे तो 9 गो हो जाएगा, तो 6 गो हेजा डाल देंगे,
तो 6 गो हाइड्रोजन और 3 गो को हो गया 9 गो हाइड्रोजन, और इधर भी कितना हो गया तो 9 गो हाइड्रोजन। अब देखो आपका जो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं सब कुछ आपका बैलेंस हो जाएगा, देख सकते हैं कि आपका P भी एगो है तो P भी एगो है और हाइड्रोजन भी आपका बैलेंस हो चुका। तो इस तरीके से क्या करेंगे हम लोग संतुलित करेंगे, बाकी सब कुछ ठीक है। एगो हाई छूट रहा है, देखो तो इसको दोस्तों हम मिटा कर आप लोग को बताते हैं, ये बन जाएगा आप लोग से, अगर बन जाएगा तो ठीक है, नहीं तो बना कर लिया ना। इसे देखो बता देते हैं, जिंक कार्बोनेट, जिंक को लिखेंगे Zn, ठीक, इसकी वैलेंसी होती है 2। कार्बोनेट CO3 इसकी भी वैलेंसी होती है 2, तो वैलेंसी दिखाई नहीं देगा क्योंकि समान है, तो लिखेंगे ZnCO3, ठीक। जिंक ऑक्साइड तो भैया लिखेंगे यहाँ पर Zn, और ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन और जिंक दोनों की वैलेंसी होती है 2, दिखाई नहीं देगा तो यहाँ पर होगा ZnO, क्योंकि सेम सेम वैलेंसी होता है कार्बन डाइऑक्साइड के नहीं जाना, तो लिख देंगे CO2। इतना तो कर सकते हैं ना, यहाँ पर बैलेंस कर लेंगे जिंक को, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन 3 गो है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 गो है, एगो को हो गई 3 गो, कार्बन एगो, मतलब इस संतुलन में है। तो अगर दोस्तों आपके एग्जाम में ऐसे शब्द रासायनिक समीकरण आएंगे और पूछेगा कि इसका संतुलित रासायनिक समीकरण दीजिए, तो दोस्तों क्या कर सकते हैं आप लोग, इस वीडियो की सहायता से जो कुछ भी आपने सीखा उसी की सहायता के माध्यम से आप लोग उसका रासायनिक जो समीकरण है वो संतुलित फॉर्म में दे सकते हैं। जब रासायनिक समीकरण बन जाएगा और सूत्र वाला, तो जो उसका संतुलित फॉर्म है उसे आप लोग बना ही सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ पाया कि हम लोग शब्द रासायनिक समीकरण की सहायता से किस तरीके से अणु सूत्र वाले रासायनिक समीकरण का निर्माण करते हैं, और जब हम लोग अणु सूत्र वाले रासायनिक समीकरण का निर्माण कर लेंगे तो उसे हम लोग संतुलित कर सकते हैं, क्योंकि हमने संतुलित करना सीख चुका है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।